हेलो एवरीवन, वेलकम टू भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप आज जो है आपके पास यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन थी आपकी सीएससी 2022, और जिसमें मैं जो हूँ मैं आपके पास हिस्ट्री का जो हमारे पास रहेगा, आज का जो भी हिस्ट्री आई थी, हिस्ट्री का जो सिलेबस था, हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस करूंगी आपके साथ। और इस बार जो हिस्ट्री आई थी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो थी, वो काफी, मैं बोल सकती हूँ, थोड़ा मॉडरेट था। उसका लेवल इतना मतलब ज्यादा टफ नहीं था अगर आपने अच्छे से पढ़ी हो तो मॉडरेट लेवल की हिस्ट्री थी। और बाकी जो एंशियंट और मिडिएवल आई हैं वो भी मतलब यूपीएससी अपने फेवरेट टॉपिक जो है वो उठाना नहीं भूलती कभी भी। तो बहुत ही अच्छे से जो है वो हिस्ट्री जो है वो आ रखी थी। आपने अगर मेरे साथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की है तो आपको पता है कि हमने जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री करी थी उसमें से सारे क्वेश्चन जो है वो आप क्रैक कर सकते थे। बहुत इजी और बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ यूपीएससी मेंस का हिस्ट्री का जो पार्ट है वो। और आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया है, और मे भी आप जो हो वो इस बार जो है उस साल जो हो वो मेंस में बैठो और अच्छे से प्रिपरेशन करो। यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपके साथ इनको हिंदी में ही डिस्कस करूंगी। लैंग्वेज में नॉर्मली आपको समझ आ जाएगा सारा। तो आपके पास जो भी सेट है, ये मैं सेट ए के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रही हूँ। तो आपके पास जो भी सेट है, जहां भी हिस्ट्री का पोर्शन शुरू हो रहा है आप वहां से निकाल लीजिए, और यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपके क्वेश्चन कैसे हैं और क्या जो है वो आंसर रहने वाले हैं इसके। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री एमसीक्यू स्टार्ट करती हूँ मैं। आज का जो ये प्रीलिम्स के जो है हमारे पास, प्री के कौन से हमारे पास क्वेश्चन है, ये दिस इज 2022। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, दैट इज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था, कौन सा था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते थे उसको। द फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट। अब अगर आपने ये मेरे साथ किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो हमने बहुत डिटेल में करा था। हमने देखा था कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, ठीक है, वहां पे जो है वो इन्होंने डरारटे जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया था प्रोविंस लेवल पे। सेंटर लेवल पे नहीं किया था, कहाँ किया था? प्रोविंस लेवल पे। तो प्रोविंस लेवल पे जब हमारे पास डरारके आता है, ठीक है, डरारके क्या होता है? ड्यूअल गवर्नमेंट, दो तरह की गवर्नमेंट। तो वहां पे दो सब्जेक्ट बना दिए थे। मैं इनको आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो, दो सब्जेक्ट में जो है वो उन्होंने गवर्नमेंट को वो कर दिया था हमारे पास। एक जो थे दैट इज ट्रांसफर सब्जेक्ट थे। ट्रांसफर सब्जेक्ट ऐसे सब बताती हूँ मैं सब। जो प्रोविंस लेवल था उसमें दो, एक ट्रांसफर और एक था रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, रिजर्व सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट थे, ये हमने डिस्कस किया है अच्छे से। अब रिजर्व सब्जेक्ट पे डिसीजन कौन लेता था? वाइस रॉय लेता था, और वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेती थी। ठीक है, कौन लेता था हमारे पास डिसीजन? वाइसराय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है उस पे कौन लेता था? उस पे लेता था हमारे पास वाइसराय प्लस जो मिनिस्टर इन्होंने इलेक्ट किए होते थे, मिनिस्टर्स जो इलेक्ट किए होते थे, मतलब जो भी प्रोविंस लेवल के लोग थे वहां से इलेक्टेड होके जो मिनिस्टर आगे आते थे सेंट्रल लेवल पे, वो इनको क्या करते थे? इनके साथ मिलकर ट्रांसफर सब्जेक्ट पे अब ट्रांसफर सब्जेक्ट पे डिस्कशन क्या होगा? देखो, ट्रांसफर सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट होता है हमारे पास जिसमें हम जो है वो लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे, लोगों की जो प्रॉब्लम है मिनिस्टर उसी के बारे में बात करेंगे ना, उनके साथ तो ये डिस्कशन नहीं होगा। अब खुद सोचो, सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपको एलिमिनेट कैसे करना था। यहाँ सबसे पहले है, अगर आप देखो तो लैंड रेवेन्यू, देखो लैंड रेवेन्यू जो होगा वो तो वायसराय अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ डिस्कस करेगा, मिनिस्टर के साथ डिस्कस नहीं करेगा। तो लैंड रेवेन्यू किसका सिस्टम था? ये उसका था कि ये किस सब्जेक्ट में आता था? ये आता था हमारे पास, इन्होंने बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग बट ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट। सबसे पहले तो बोला रिजर्व, रिजर्व मतलब जो ये अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ कर, तो ये तो भाई रिजर्व सब्जेक्ट है। अब आपको करना था एलिमिनेट। ठीक है, ये तो थ्री तो सब में है। अब आप बोलोगे कि कैसे एलिमिनेट? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पकड़ो आप। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो आ गई हमारे पास कि जो ये मिनिस्टर के साथ मिलके बैठता था, बात करता था, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता था। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस में आती है हमारे पास? ये आती है हमारे पास ट्रांसफर सब्जेक्ट में।
बाकी सारी चीजें, अब लोकस में आ गया, टू जो है, टू ऑप्शन जो है वो आ गया हमारे पास किसमें, ट्रांसफर सब्जेक्ट में आ गया कि भाई ये तो ये मिनिस्टर के साथ बैठ के डिस्कस करता था, ये मतलब रिजर्व सब्जेक्ट नहीं है। अब टू किस किस में है, कौन कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में नहीं है और फोर्थ में भी है। टू तो हमारे पास तीनों में है। अगर आप टू को जो है वो एलिमिनेट कर दो तो आपका आंसर क्या बचता है, दैट इज सी। तो एलिमिनेशन से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो एक ट्रांसफर सब्जेक्ट है, बाकी तीनों क्या आ जाएंगे हमारे पास, दैट इज रिजर्व सब्जेक्ट। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, इन मिडिएवल इंडिया, मेडिएवल का आ गया ये क्वेश्चन, ये देखो ये यूपीएससी का ना फेवरेट मतलब आप बोल सकते हो टॉपिक है। यहाँ से टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन पूछती है मिडिएवल से उठा के। आमीर कुल क्या होता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसने पूछे हुए हैं। ठीक है, आप देखोगे लास्ट टू लास्ट जितने भी क्वेश्चन हैं यूपीएससी के, वो यहाँ से क्वेश्चन उठाती है कि ये टर्म जो है वो क्या, मिडिएवल से तो जरूर उठाती है। ठीक है, तो फनम क्या है, फनम जो है दैट इज आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आपके पास इतना कोई वो नहीं है सोचने का, आप कुछ भी लगा सकते थे। फनम क्या होता है, क्वाइन, और ये क्वाइन जो है वो चोला किंग जो है उस टाइम पे त्रावणकोर के जो है आपके पास, त्रावणकोर के जो किंग है वो यूज करते थे, वो बोलते थे फेनम किसको, क्वाइन को। डन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, मिडिएवल का था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर, वीरेंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। इनमें से कौन सा, आगे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, एसोसिएटेड विद गदर पार्टी। अब गदर मूवमेंट जो थी वो तो पंजाबी लोग जो थे उन वो थे मेनली। ठीक है, आपने देखा है गदर मूवमेंट करी है मेरे साथ आपने, तो उस मूवमेंट में आपने देखा था कि गदर मूवमेंट में बेसिकली जो थे वो पंजाबी सिख फैमिलीज थी और सिख लोग थे जो कि वहां पे वैंकूवर में थे, वहां से वो कामागाता मारू लेके आए थे, सारी चीजें आपने डिस्कस करी थी। तो यहाँ पे ये सारे तीनों बंदे बंगाली, तो तीनों बंदे बंगाली, तो यहाँ पे ये लीडर तो हो नहीं सकते। ठीक है, बेसिक से बाहर रहते हो लीडर हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली गदर मूवमेंट डील करती है किससे, पंजाब से डील करती है। तो यहाँ पे एक बंगाली थे जिनको पंजाबियों ने, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ था 1914 में, तब गदर जो गदराइट्स थे, गदर मूवमेंट्स के जो लोग थे, उन्होंने जो है वो रास बिहारी बोस से कांटेक्ट किया था, उनको बोला था कि हम इंडिया आके आर्म्स रिवोल्ट करना चाहते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो आप हमारे लीडर बन जाओ। और रास बिहारी बोस तो शुरू से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में आगे रहते थे, तो वो यहाँ पे इनके जो है वो लीडर बने थे। तो 53 का जो आंसर होगा दैट इज डी, मतलब रास बिहारी बोस इज ओनली द आंसर हियर। डन, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। ओके, दिस इज ऑल्सो कम्स फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विद रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आया था इंडिया हमारे पास, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है वो चीजें क्या क्या है। अब देखो वर्ल्ड वॉर थी, चली हुई थी वर्ल्ड वॉर हमारे पास, तो इनको जो है वो जल्दी जल्दी से कुछ डिसीजन लेना था कि इंडिया हमारा साथ दे, तो इन्होंने जो है वो बहुत ज्यादा मतलब ऑफर दिए थे इंडिया को कि आप ये कर लो वो कर लो। तो यहाँ पे क्रिप्स मिशन जो है वो भी आपके पास एक ऑप्शन दिया था। ठीक है, अब क्रिप्स इंडिया मिशन जो है, क्रिप्स मिशन जो है उसके बारे में मैंने फुल वीडियो बनाई है, आप देख लीजिए उसमें। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, देखो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है, आंसर इसका मैं आपको बताती हूँ, इसका आंसर है 54 का, दैट इज योर बी। ठीक है, 2 ओनली। अब कैसे, ये देखो इन्होंने बोला फर्स्ट ऑप्शन में द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर nominated by provincial assembly as well as princely state। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक थोड़ी सी गलती कर दी है, क्योंकि आंसर 2 ओनली है, क्योंकि ये तो सही है। डन, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने बोला है नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबली एज वेल एज प्रिंसली। नॉमिनेटेड नहीं होते थे प्रोविंस लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे क्या होते थे, इलेक्टेड होते थे। ठीक है, प्रोविंस लेवल पे इलेक्टेड होते थे और प्रिंसली स्टेट के नॉमिनेटेड होते थे। तो ये थोड़ी सी गलती कर दी है, बाकी सारा सही है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है और सेकंड जो है, हाँ ये सेकंड सही है। इसमें लिखा हुआ है कि जिस प्रोविंस को, जिस प्रिंसली स्टेट को अलग होना है वो अलग हो सकता है अपनी मर्जी से, उसे ब्रिटिशर्स जो है वो अपने अंदर ले लेंगे, मतलब कॉमनवेल्थ में ले लेंगे। तो ये चीज थी, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ी है बस। ठीक है, अगर कोई ऐसे पढ़ेगा तो बोलेगा हाँ ठीक है ये तो, लेकिन
यहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने गलती करी है, तो 2 ओनली इज द आंसर हियर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से है, और ये यूपीएससी का जैनिज्म बुद्धिज्म जो है वो फेवरेट टॉपिक है। एक तो सबसे यूपीएससी का फेवरेट है, मेडिएवल में टर्मिनोलॉजी उठाते हैं ये, और दूसरा जो है दैट इज योर बुद्धिज्म और जैनिज्म एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये जो है हमारे पास इन्होंने दिया है इंडियन हिस्ट्री से, तो यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं हमारे पास, टेक्स्ट हैं ये बुद्धिस्ट जैनिस्ट टेक्स्ट कौन कौन सा है। अब देखो इतने बड़े नाम हमने सुने नहीं, हमें याद नहीं रहते, तो हम बोलेंगे कि भाई ये क्या है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है इनके बारे में। तो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। एक ट्रिक यहाँ से ये आ जाएगा कि हमें सिर्फ ये पता है अवधाना शताका, अवधाना शताका पता है, ये बुद्धिज्म टेक्स्ट है यार, बुद्धिस्ट से रिलेटेड करता है ये, ठीक है, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। और अवधाना शताका जब हमने कर दिया, इसमें बुद्धिज्म के जो है वो आप बोल सकते हो बहुत सारे जो बौद्ध आए थे, बोधिसत्व आए थे, उनके बारे में लिखा है, कौन कौन सी मेन जो थे वो। तो ये अवधाना शताका जो है ये ऐसे आपने बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़े हैं अभिनव सॉरी विनय पिताका, तो वैसे करके पिताका वर्ड आ गया, तो आप यहाँ पे ये याद रखो कि ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। अब थर्ड जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, तो थर्ड ऑप्शन देखो किस किस में है, इसमें भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड है, राइट। तो ये तीनों एलिमिनेट कर दो, आपके पास ऑप्शन बच गया 2 और 4। क्योंकि मुझे भी नहीं पता ये कौन सा, ऐसे देखो मेरे को भी कोई नाम याद नहीं, मुझे सिर्फ एक नाम याद था कि ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, तो इस अकॉर्डिंगली हमने ये जो है वो एलिमिनेट कर दिया, और 2 और 4 जो है वो हमारा नेचुरली आंसर बन गया, ठीक है। यहां से आप आंसर ले सकते थे, दैट इज 2 और 4 ओनली, ठीक है। तो ये बाकी सारे हमारे रॉन्ग, क्योंकि इन सब में 3 आ रहा है, तो 3 जो है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, विद रेफरेंस टू, अगेन देखो बुद्धिज्म और जैनिज्म से, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग, आर्यदेवा इज अ जैन स्कॉलर। ये गलत है भाई, आर्यदेवा जैन स्कॉलर नहीं थे। आगे दिगनागा इज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर, नाथ मुनि इज अ वैष्णव। अब देखो इन्होंने बहुत जो अनफेमस लोग हैं वो उठाए, इतने फेमस तो है नहीं, आपने नाम ही नहीं सुने होंगे, आपने पहली बार सुने होंगे कईयों ने। तो ये चीज है कि आर्यदेवा दिगनागा नाथ मुनि का नाम सुना है, ये वैष्णव संत हैं, ये सही है हमारे पास। लेकिन ये जो है ये जैन से संबंधित नहीं है, और दिगनागा इज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर, ये बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने आंसर भी देखो कितने अच्छे से पूछा है कि कौन सा पेयर, कितने पेयर सही हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो आप बोल दोगे 2 सही हैं, तो वो ये तो नहीं पूछेंगे आपको कि 2 कौन से सही हैं, ठीक है। तो ये चीज आ गई कि 2 जो यहाँ पे जो है वो हमारे पास सही है, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, ये दोनों जो है ये करेक्ट है, ठीक है। आर्यदेवा इज नॉट अ जैन, ये बुद्धिस्ट थे। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, ये मेडिएवल से आ गया हमारे पास, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या है? पहली स्टेटमेंट है कि मंगोल इन्वेजन जो हुआ था इंडिया में वो पहली बार जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ था। दूसरी स्टेटमेंट है हमारे पास कि अलाउद्दीन खिलजी जो था, इन्होंने बोला ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च्ड अप टू दिल्ली एंड बिसाइड्स द सिटी, ठीक है। मंगोल के जो थे वो दिल्ली तक आए थे और वो सिटी के साइड में रहने लगे थे, ठीक है। ओके, आगे है मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परली लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल। इसने जो है वो अपना नॉर्थ वेस्ट पोर्शन जो है वो मंगोल को हार गया था। अब यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि आपने अगर पढ़ी है हमारे पास, तो जब हमारे पास इल्तुतमिश का टाइम पीरियड था उस टाइम पे भी मंगोल जो है वो आक्रमण करते थे, उससे पहले भी मंगोल का आक्रमण होता रहता था, छोटे मोटे आक्रमण होते रहते थे, इन्वेजन होते रहते थे, ठीक है, लेकिन वो टेरिटरी एक्वायर नहीं करते थे, ये बात थी। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है हमारे पास 57 का जो है क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास सीधा सीधा आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 1 जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, और 1 इनकरेक्ट है, तो ये भी गया और ये भी गया, ठीक है हमारे पास। और इसका जो आंसर बचता है हमारे पास, तो दैट इज 2 ओनली, ठीक है, 2 ओनली इज द आंसर हियर। और ये जो है थर्ड जो ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है हमारे पास, 4th ऑप्शन,
तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो बेशक से दौलताबाद में आ गया था, उसने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी दिल्ली में, दिल्ली से कहाँ की थी, दौलताबाद में, साउथ में की थी, लेकिन इनके इन्वेजन से डरता तो था ये, लेकिन इन्होंने कोई एरिया एक्वायर नहीं किया था इसका और ना ही कोई पोर्शन लिया था, ये सही नहीं है। और जो सेकंड है, सेकंड इज करेक्ट, क्योंकि जो जलालुद्दीन खिलजी था, मतलब अलाउद्दीन खिलजी का जो चाचा था, अंकल था, उसने क्या किया था, उसने जो है वो इनको मंगोल्स को जो है, वो बहुत अच्छा बंदा था, उनको रहने को जगह दे दी थी जब वो आए थे कि आप रह लो दिल्ली के साइड में, लेकिन जो दूसरे मंगोल आए उन्होंने मिलके जो है वो इसके ऊपर, मतलब आप बोल सकते हो कि मास्ट किया था, असॉल्ट किया था, और मतलब आप बोल सकते हो अलाउद्दीन खिलजी की वो एरिया जो है वो कवर कर लिया था, मतलब इनके अगेंस्ट लड़ने लग पड़ा था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उनको हरा दिया था। तो ये सिर्फ ये जो चीज है ये सही है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो 2 ओनली इज द आंसर। इसका मेरे को डी ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड तो हमने एलिमिनेट कर दिए हैं। ठीक है, अगर तीनों के तीनों होंगे तब भी आप कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट तो सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज with reference of Indian history, who of the following were known as कुलादरा। कुलादरा किसको बोलते हैं? अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपने ये मेडिएवल हिस्ट्री का है, हमें इतना डिटेल में हमने नहीं पढ़ा होता है। कुलादरा एक टोपी होती है ऐसे करके, इसको पहनते थे हमारे पास सैयद्स, तो दिस इज इससे रिलेटेड है, सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, तो इसमें कोई डिस्कशन का वो नहीं है हमारे पास। Next is your with the reference of Indian history consider the following statement against modern Indian history का क्वेश्चन है। The Dutch established their factory warehouse on east coast on land granted to them by गजपति रूलर। गजपति रूलर कब थे? अब इनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए आपको। गजपति रूलर जो थे वो 1540 के टाइम पीरियड पे थे, उसके बाद ये खत्म हो गए थे। और डच जब आए थे, उन्होंने आए तो थे, लेकिन उन्होंने जब अपनी फैक्ट्री लगाई थी तो वो कब लगाई थी? ठीक है, तो उस टाइम पे नहीं लगाई थी इन्होंने अपनी फैक्ट्री, और वो भी ईस्ट कोस्ट पे। ठीक है, ये है ईस्ट कोस्ट। ठीक है, इस टाइम इस तरफ तो लगाई थी उन्होंने वेस्ट पे, पर इस टाइम पे यहाँ नहीं पहुंचे थे, तो यहाँ पे गजपति रूलर गलत होगा। ठीक है, गजपति रूलर का टाइम पीरियड आप देखिएगा, उस टाइम पीरियड पे तो नहीं। अल्फांसो दी अलबक्र जो था हमारे पास, ठीक है, कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजा, ये हमने पढ़ा है, उसने कैप्चर किया था, बहुत ही अच्छा इनका ये मतलब आप बोल सकते हो जर्नल था, अल्फांसो दी अलबक्र। ठीक है, उसने जो है वो ये कैप्चर कर लिया था, पुर्तगीज जर्नल था ये। The English East India Company established a factory at Madras on a plot of land leased from a representative of Vijayanagar। यहाँ पे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर, नॉट डायरेक्टली बाय विजयनगर एम्पायर, बट क्या बोला हुआ है इन्होंने, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? देखो, ये तो सही है हमारे पास, विजयनगर एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव से इनको लैंड मिला था, तो 2 और 3 जो होंगे वो सही होंगे, वी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, फर्स्ट सही नहीं है हमारे पास, फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास, ओके, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, कौटिल्य अर्थशास्त्र जो हमारे पास चाणक्य हैं, उनके अकॉर्डिंगली ये एंशिएंट का क्वेश्चन आ गया। ओके, अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। ए पर्सन स्लेव तभी बन सकता है अगर उसको मतलब जुडिशियल पनिशमेंट मिलती है, तो उसके बाद मतलब उसने कोई काम किया, उसके बाद उस पर जजमेंट होगी, तभी उसको स्लेव बनाया जाता है। करेक्ट है ये। इफ अ फीमेल स्लेव वोर हर मास्टर सन शी वॉज लीगली फ्री। करेक्ट है ये, अगर उसके पेट में उसके मास्टर का बच्चा है तो वो फ्री है, और वो जो बच्चा है वो आगे लीगली हायर बन सकता है, तो ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन सही जो है दैट इज डी 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये हो गए हमारे पास हिस्ट्री के क्वेश्चन। नेक्स्ट इज योर, ये आ गया आर्ट एंड कल्चर, आ गया, थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी है, आर्ट एंड कल्चर भी है। यहाँ पे है फर्स्ट है साइट दी है हमारे पास और लोकेशन दी है, तो धौली इज इन उड़ीसा। करेक्ट है ये, धौली इंस्क्रिप्शन जो है वो हाथी के मुख जैसी है, बिल्कुल मतलब मुख उसका हाथी के जैसा और हाथी के जैसी ही है, तो दैट इज इन उड़ीसा, दैट इज करेक्ट। ये है येरागुड़ी, वाई से स्टार्ट होती है इसकी स्पेलिंग, चलो येरागुड़ी, ये आंध्र प्रदेश में है, ये भी राइट है, दिस इज ऑल्सो इन आंध्र प्रदेश। जागुड़ा इंस्क्रिप्शन, ये
चलो ये आपको नहीं पता, कलसी आपको पता होने चाहिए। कलसी जो है वो ओडिशा में नहीं, ये कर्नाटका में नहीं है, दिस इज इन उत्तराखंड। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, तो ये इनकरेक्ट है। और जागुड़ा इज आप बोल सकते हो 13 रॉ करेक्ट है, जिसमें कलिंग युद्ध के बारे में लिखा हुआ है, और ये भी कहाँ है? दिस इज ऑल्सो इन ओडिशा। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो कौन से दो पेयर सही है हमारे पास, ये नहीं पूछा है, पर कितने पेयर सही है? दो, तो ओनली 2 पेयर आर करेक्ट। डन। यहाँ पे लक चल सकता था आपका, अगर आपने लिख दिया ओनली 2 पेयर आर करेक्ट, तो वो ये नहीं पूछेंगे कि कौन से करेक्ट हैं, तो यहाँ पे लक चल सकता था आपका। पर हाँ, आप बोल सकते हो कि एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे इन्होंने तोड़ दिया था बिल्कुल ही। नेक्स्ट देखिए, ओके, डायनेस्टी है, किंग है, आपको बताना है ये कि कौन से हैं। ये बिल्कुल आपके पास जो हमारे अदर किंगडम्स थे बीच में जो हुए थे, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री और मिडिएबल के बीच में जो हमारे पास डायनेस्टी थी, वो है ये नानुका। हाँ, ये करेक्ट है, नानुका वाज द फाउंडर ऑफ चंदेला डायनेस्टी, तो इट इज करेक्ट। ओके, जय शक्ति परमारा नहीं, जय शक्ति भी चंदेलास का है, ये इनकरेक्ट है, परमारा का नहीं है ये। नागवट्टा जो है दैट इज गुज्जर प्रतिहारा, दिस इज करेक्ट। भोजा और राष्ट्रकुता, दिस इज नॉट करेक्ट, ये परमारा का किंग है। ठीक है, नागवट तो बहुत फेमस किंग रहा था गुज्जर प्रतिहारा का, इसने बहुत बार लड़ाई करी थी जब आपको पता है ट्राइपेट स्ट्रगल हो रहा था, ठीक है, गुज्जर प्रतिहारा, पालास और राष्ट्रकूटा में, तो ये बहुत फेमस किंग था। तो ये भी करेक्ट है हमारे पास, एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो 2 जो पेयर हैं वो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है, तो इसका सही आंसर होगा बी, ओनली 2 पेयर आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर। ये आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है टोटली, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में ही ये डायनेस्टी होती है और आर्ट एंड कल्चर। तो साउथ इंडिया का जो संगम लिटरेचर है उनमें कौन सी चीज जो है वो हमारे पास करेक्ट है? संगम पोएम आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस ऑफ मटेरियल कल्चर। Okay, Sangam poems are devoid of any reference of material culture. The social classification of Varna was known to Sangam poets. Sangam poem have no reference to warrior ethics. संगम लिटरेचर रेफर टू मैजिकल फोर्स एज इरेशनल। इन्होंने बोला क्या चीज जो है वो करेक्ट है, तो यहाँ पे देखो करेक्ट क्या है। अब देखो संगम लिटरेचर जो था वो मैजिकल फोर्सेस को इरेशनल बताता था, सही है ये चीज, ठीक है। संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक्स, मतलब वॉरियर एथिक्स के बारे में कुछ नहीं है, तो ये गलत है, था ये चीजें थी। सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नॉन टू संगम पोइट्स, जो सोशल वर्ना था वो संगम पोइट्स में था, ऐसा नहीं था, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। The Sangam poems are devoid of any reference of मैरिटल कल्चर, मार्शल कल्चर, तो ये तो था, तो ये मार्शल कल्चर भी था वहां पे। ये चीज जहां पे आप बोल सकते हो कि मैटेरियल कल्चर की बात, ये भी गलत है, ये भी थी चीज, ये जो थी ये चीज नहीं थी, और ये चीज जो थी ये भी प्रेजेंट थी वॉरियर वाली, तो ये तीनों जो स्टेटमेंट है ये गलत है, तो इसका सही आंसर है संगम लिटरेचर रेफर टू अ मैजिकल फोर्स एज इरेशनल बोलता था, तो ये चीज जो है यहाँ पे सही है। संगम लिटरेचर अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, उसमें बताया गया है सारी चीजों के बारे में, जो जो बुक्स उससे रिलेट करती है कि ये इससे रिलेट करती थी, ये इससे रिलेट करती थी, तो इट्स डी इज द आंसर हियर। नेक्स्ट इज योर योगा विशिष्टा। योगा विशिष्टा एक ऐसी बुक है जो शायद वाल्मीकि जी ने लिखी है, लेकिन उन्होंने संस्कृत में लिखी है, लेकिन इसके रियल ऑथर का हमें पता नहीं है, तो उसको पर्शियन में जो है वो निजामुद्दीन पानीपति ने लिखा था। तो किसके टाइम पीरियड पे लिखा था? तो निजामुद्दीन पानीपति ने ये अकबर के टाइम पीरियड में लिखा था, डायरेक्ट आंसर था इसका, इसका ज्यादा वो हम नहीं कर सकते एक्सप्लेनेशन। हाँ, योगा वशिष्ठा इज अ बुक जिसमें आप बताया है कि आप माइंड को सेट करके जो चीज पाना चाहते हो पा सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, पढ़ना अगर आपको मिले कहीं तो। नेक्स्ट इज योर 95th क्वेश्चन, द वर्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैच्यू सिटिंग। ये बहुत ही न्यूज में रहा था, यहाँ से क्वेश्चन आना था, लेकिन आना कैसे था? यूपीएससी के स्टाइल में। इन्होंने ये नहीं पूछा कि ये सब बता दिया कि हैदराबाद में है, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था, रामानुजा का था, टॉलेस्ट सिटिंग स्टैच्यू है, सब चीजें बता दी। अब इन्होंने पूछा कि रामानुज की टीचिंग, द बेस्ट मीन ऑफ साल्वेशन आर डिवोशन,
आप खुद बताओ कि रामानुजा जो थे उनकी टीचिंग में यही चीज आती थी, द बेस्ट मीन ऑफ साल्वेशन व डिवोशन इज द बेस्ट मीनिंग। तो यही चीज सही है, मतलब ए बी सी डी तो और पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, ये पहला ही जो है वो दैट इज करेक्ट। ठीक है, बाकी भी आप देख लो, वेदा आर एटर्नल सेल्फ एग्जिस्टेंस एंड होली अथॉरिटेटिव, नहीं ये गलत। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट वर एसेंशियल मीन फॉर हाईएस्ट ब्लिस, नो गलत। साल्वेशन वाज टू बी ऑब्टेन थ्रू मेडिटेशन, ये भी गलत। साल्वेशन जो है वो डिवोशन से पाई जाती है, ये चीज इन्होंने बोली थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको पता है हैदराबाद में हुआ है इनॉग्रेट, तो तेलंगाना में है ये, आपको ये याद रखना है रामानुजन के बारे में, ये तो मतलब न्यूज में था, करंट अफेयर से आया है ये। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम करंट अफेयर। ठीक है, हुआ क्या था आपको अगर याद हो तो, नवंबर के मंथ में जो है, चलो ये तो इनोग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर में हमारे पास, सर्किट हाउस जो है वो सोमनाथ टेम्पल में, लेकिन राहुल गांधी जो है वो नवंबर के टाइम पे सोमनाथ टेम्पल गए थे, तब मोदी जी ने उन पे कमेंट किया था, आप बोल सकते हो कि उन्होंने बोला था कि भाई जब सोमनाथ टेम्पल को दोबारा से रिबिल्ड करने की बात हुई थी, तो वो वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने बोला था कि सोमनाथ टेम्पल को हम दोबारा से जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और दोबारा से जीर्णोद्धार किया जाएगा उसका। तो उस टाइम पे नेहरू जी इस चीज के खिलाफ थे, उन्होंने बोला मुझे कोई इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। तो नेहरू जी जो थे वो इसके खिलाफ थे, इसलिए मोदी जी ने थोड़ा टॉन्ट किया था राहुल गांधी जी पे कि मतलब आपके मतलब जो भी थे खानदान, वो तो चाहता ही नहीं था सोमनाथ टेम्पल बने, तो आप जाके क्या करना चाहते हो साबित। तो उस टाइम पे ये चीज भी आई थी, तो आपने अगर पढ़ा होगा इसके बारे में, ये न्यूज में भी रहा था। तो सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्रीन, ये तो आपको पता है, सबसे पहला ज्योतिर्लिंग ही सोमनाथ टेम्पल है, ये आपके पास सबसे अच्छी और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे नॉन फैक्ट है ये। डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अल-बरूनी। अब आपको पता है कि सोमनाथ टेम्पल के टाइम पीरियड सोमनाथ को किसने लूटा था, गजनी जो था उसने लूटा था, तो उस टाइम पे अल-बरूनी उसके साथ था। करेक्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। आगे लिखा है, अब देखो 1 और 2 तो सही है, 1 और 2 तो हमारे पास सही है, और 1 और 2 यहाँ भी लिखा हुआ है इन्होंने, ये 1 और 2 3 भी लिखा हुआ है। तो अब आप थर्ड को ऑप्शन को कैसे डिलीट करोगे, देखो प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज डन बाय प्रेसिडेंट एस राधा कृष्णन। ये देखिए प्रेजेंट डे टेम्पल, मतलब जब इसका जीर्णोद्धार हुआ था तो 1952 में इसका जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो अब देखो उस टाइम पे तो राधा कृष्णन थे नहीं, तो उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट कौन थे, दैट इज राजेंद्र प्रसाद। तो ये गलत हो जाएगा, सही इज योर 1 and 2 ओनली। ठीक है, तो भाई देखो फ्रेंड्स, जो भी आज आया था आज के पेपर में, मतलब आपको अगर थोड़ा बहुत भी पता होता है, स्टैटिक आपका बिल्कुल क्लियर है, अगर आपने अच्छे से क्लियरली चीजें पढ़ी हैं, तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। करंट अफेयर से भी उठाए गए थे टॉपिक, तो हिस्ट्री जो है हमारे पास कोई इतनी, आप बोल सकते हो मॉडरेट बोल सकती हूँ मैं इसको, टफ नहीं बोल सकती। हाँ, जो आपके पास मीडिएवल है वो थोड़ी सी टफ आती है, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्या पूछी हुई है, टर्मिनोलॉजी पूछी हुई है, और बहुत ही मतलब उसमें पूछी है। आप पढ़ते हो मेडिएवल में, कंसंट्रेटेड रहते हो, अकबर, जहांगीर, बाबर, ये सब चीजें आप बहुत बार पढ़ते हो, लेकिन वहां से कुछ इतना खास इन्होंने पूछा नहीं है। ठीक है, तो यही चीज है कि आपको थोड़ा सा टफ लगा होगा हिस्ट्री का, लेकिन फिर भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तो काफी इजी, और आर्ट एंड कल्चर जो था वो भी काफी मतलब हद तक ठीक ही आया था, इतना टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल था। ठीक है, और इसका जो है हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं दोबारा से। आई होप कि आपको सारा पेपर समझ आ गया है जो हमने सॉल्व किया है आज। इसके अलावा हमारे जो कोर्सेज हैं हमारी ऐप पे अवेलेबल हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास CSE 2023 का जो मेंस का प्री का मेंस का कोर्सेज है हमारे पास, वो हमारी ऐप पे अवेलेबल हैं। भटनेर IAS से आप जो है वो वहां से अवेल कर सकते हैं, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है, क्योंकि आप लोग जो वो बहुत महंगे चीजें खरीदने की तरफ चले जाते हो, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको बहुत डिटेल में और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में सारी चीजें जो है वो उपलब्ध हो जाएंगी। तो आप एक बार जो है वो ऐप पे जाइए और वहां से जो है वो कोर्स अवेल करिए। बाकी आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, और अगर इस बार का अटेम्प्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट टू योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच।